इस पल जब हमारी ये आवाज सुनी जा रही है, किसी के भी दिमाग में जो विचार चल रहा है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस विचार का वजन कितना है या उसका आकार क्या है? हम्म ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। हम इंसान तो बस यही मानते हैं ना कि विचार बस हवा में तैरते हुए पानी के बुलबुले हैं, मतलब जिनका कोई रूप नहीं होता, वे बस कहीं से आते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, और आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम यही देखने वाले हैं कि ये धारणा कितनी गलत है। एकदम सही। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे थॉट आर्किटेक्चर यानी विचारों की वास्तुकला कहा गया है, उसके अनुसार विचारों की एक अपनी पूरी कंक्रीट की वास्तुकला होती है, एक बहुत ही स्पष्ट मशीनरी होती है। देखिए, ये सच में एक ऐसा विषय है जो हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हमारे पास जो स्रोत से लिए गए चित्र और रेखांकन है ना, वे कोई अमूर्त दार्शनिक बातें नहीं है, वे एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। मतलब एक नक्शे की तरह। हाँ बिल्कुल, ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल शांत आकारहीन चेतना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरकर हमारे भौतिक कार्यों और शब्दों में बदल जाती है। और इस ढांचे को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इस मशीनरी को डिकोड कर लेते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। एकदम सही कहा। तो आज का हमारा मिशन भी यही है, सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे बिना इस पूरी जटिल यात्रा को डिकोड करना, ताकि हम समझ सकें कि हमारे खुद के सोचने की प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो आइए सीधे उस बिंदु पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। शून्य से शुरुआत है ना। हाँ, स्रोत के चित्र हमें सबसे पहले द सोर्स या शुद्ध चेतना की ओर ले जाते हैं। स्रोत कहता है कि शुरुआत शून्य से होती है। यह शुद्ध चेतना पूरी तरह से मौन है, अपरिवर्तनीय है और असीमित है। ये किसी भी मानसिक गतिविधि से पहले की मूल जागरूकता है। ठीक है, पर मेरी एक उलझन है यहाँ। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर ये शुद्ध चेतना पूरी तरह से असीमित है और शांत है, तो फिर इसमें हलचल क्यों होती है? मतलब ये असीमित और शांत अवस्था अचानक एक व्यक्तिगत और इतने जटिल ढांचे में कैसे बदल जाती है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस असीमित सागर से एक अवस्था अलग होती है, जिसे व्यक्तिगत चेतना या कारण हृदय कहा गया है। कारण हृदय, अच्छा। हाँ, ये ऐसा है जैसे एक असीमित महासागर में एक लहर ये महसूस करना चाहे कि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, और फिर ये व्यक्तिगत चेतना एक और गहरी परत के साथ बातचीत करती है, जिसे सूक्ष्म हृदय या भावनाओं का क्षेत्र कहते हैं। रुको, अगर मैं इसे एक उपमा से समझूं, तो क्या ये ऐसा है कि मान लीजिए शुद्ध चेतना एक बिल्कुल कोरा और शांत कैनवस है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और ये जो सूक्ष्म हृदय है, वो उस कैनवस पर पेंटिंग शुरू होने से पहले कमरे का मूड या माहौल है। बिल्कुल। मतलब अभी तक कैनवस पर कोई रंग नहीं लगाए, कोई स्पष्ट तस्वीर या विचार नहीं बनाए, लेकिन जो भी तस्वीर बनेगी वो उस कमरे के उदास या खुशनुमा माहौल से प्रभावित होगी, है ना? एकदम सही। ये उपमा इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। मौन से भावना की ओर ये पहला कदम है। सूक्ष्म हृदय वो जगह है जहां विचार अभी शब्दों या चित्रों के रूप में बने नहीं हैं। मतलब सिर्फ एक स्पंदन। हाँ, एक वाइब्रेशन। ये बताता है कि क्यों कई बार हम सुबह उठते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के हमें एक अजीब सी घबराहट या खुशी महसूस हो रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उस सूक्ष्म हृदय में एक पैटर्न आकार ले रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हमारे विचार हमेशा हमारी गहरी अव्यक्त भावनाओं से रंगे होते हैं। बिल्कुल। जो पूरी तरह से मौन था, वो अब व्यक्ति के अनूठे वातावरण के कारण एक विशेष वाइब्रेशन में बदल रहा है। लेकिन देखिए, एक वाइब्रेशन को एक ठोस विचार बनने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत तो होगी। बिल्कुल। और यहीं पर प्रवेश होता है मन का। हाँ, द माइंड। हाँ, स्रोत के चित्र दिखाते हैं कि मन एक रिसीवर की तरह काम करता है, जो दो अलग अलग दिशाओं से इनपुट्स या उद्दीपनों को प्राप्त कर रहा है। पहली दिशा है बाहरी उद्दीपन, जो हमारी 5 इंद्रियों से आता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं या चखते हैं, ये भौतिक वातावरण के सक्रिय ट्रिगर्स हैं, यानी हमारा वर्तमान। और जो दूसरी दिशा है, जो कहीं अधिक शक्तिशाली है, वो है आंतरिक उद्दीपन, जो अंदर से आता है। हाँ, इसका स्रोत हमारा अपना सूक्ष्म मन है। इसमें भावनाएं, इच्छाएं, पुरानी यादें और सबसे महत्वपूर्ण चीज संस्कार शामिल है। संस्कार यानी हमारे अतीत के गहरे अनुभव। बिल्कुल।
अतीत की वे छापें जो हमारे वर्तमान विचार पैटर्न को आकार देती हैं। मन की स्थिति को देखकर तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही व्यस्त चौराहे की तरह है। चौराहे की तरह? कैसे? मतलब सोचिए ना, एक तरफ से वर्तमान की गाड़ियां आ रही हैं, यानी बाहरी दुनिया की जानकारी, और दूसरी तरफ से अतीत का भारी ट्रैफिक आ रहा है, यानी हमारी पुरानी यादें और संस्कार, और दोनों सीधे उस चौराहे पर आकर टकरा रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम हमेशा ये मानते हैं कि हम वर्तमान में जी रहे हैं और उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हमारे सामने है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं, पर क्या स्रोत ये नहीं बता रहा कि हमारे अतीत के संस्कार हमारे सोचने के तरीके को वर्तमान की वास्तविकता से कहीं ज्यादा नियंत्रित कर रहे हैं? स्रोत ठीक यही कह रहा है। देखिए, हमारे विचार कभी भी 100% नए या निष्पक्ष नहीं होते। वे हमेशा हमारी यादों और संस्कारों के लेंस से छनकर ही आते हैं। इसे एक रोजमर्रा के आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में बैठे किसी व्यक्ति को अपने बॉस का एक ईमेल आता है जिसमें लिखा है, हमें बात करनी है, बस इतना। बहुत ही आम सी स्थिति है। अब देखिए, बाहरी उद्दीपन या वर्तमान की सच्चाई बस इतनी है कि स्क्रीन पर कुछ काले अक्षर लिखे हैं। यह पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन तभी उस मन के चौराहे पर अतीत का ट्रैफिक आ जाता है। अरे बिल्कुल, वो आंतरिक उद्दीपन तुरंत सक्रिय हो जाता है। पिछले किसी बॉस का कटु व्यवहार या नौकरी जाने का डर या कोई पुरानी असफलता तुरंत हावी हो जाती है। और नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति पसीने से तरबतर हो जाता है, बिना किसी असली खतरे के। हाँ, क्योंकि मन इन दोनों सूचनाओं को आपस में टकरा देता है। इसी टकराव से भारी अव्यवस्था पैदा होती है। अब यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस चौराहे पर इतनी सारी जानकारियों के टकराव से जो अव्यवस्था पैदा हुई है, उसे सुलझाना भी तो पड़ेगा, वरना इंसान तो शायद पागल ही हो जाएगा। सही बात है। और इस अव्यवस्था को सुलझाने के लिए स्रोत हमें मन और बुद्धि के बीच के लूप को समझने के लिए कहता है। और यहीं पर विचार और आइडिया के बीच का अंतर आता है ना? बिल्कुल। स्रोत विचार यानी थॉट के 4 घटक बताता है: चेतना, स्मृति, धारणा और इरादा। चित्र में विचार को एक नदी में बहते पानी की तरह दिखाया गया है, जो बहुत गतिशील है, लगातार उठ रहा है और मिट रहा है। हाँ, अक्सर असंरचित होता है, जिसमें कई संभावनाएं होती हैं। और दूसरी ओर है आइडिया। इसे एक पारदर्शी ग्लास में इकट्ठी हुई पानी की बूंदों की तरह दिखाया गया है। मतलब जो नदी का जंगली बहाव है वो विचार है, और जो वो एक सार्थक या व्यावहारिक रूप में शांत हो जाता है तो वो आइडिया बन जाता है, एक क्रिस्टलीकरण की तरह। एकदम सही। और ये क्रिस्टलीकरण करता कौन है? ये काम बुद्धि का है। इसे द लूप कहा गया है, मन और बुद्धि के बीच का लगातार ऑसिलेशन। देखिए, मन बाहरी और आंतरिक संकेतों को प्राप्त करता है जहां विचारों का प्रवाह असंरचित है। फिर वो उसे बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि एक विश्लेषणात्मक प्रोसेसर की तरह काम करती है। प्रोसेसर मतलब जैसे कंप्यूटर में होता है? हाँ, वो सूचनाओं को छांटती है, विश्लेषण करती है, भविष्य की कल्पना करती है और योजना बनाती है। ये लूप लगातार चलता रहता है जहां कच्ची, बिखरी हुई चेतना को छांटा जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मन हर चीज को इधर उधर फेंक रहा है, डर, पुरानी यादें, और बुद्धि उसे समेटने की कोशिश कर रही है। क्या ये बुद्धि के लिए बहुत थका देने वाला नहीं है? होता तो है। क्या हम इसी लूप में फंसकर वो नहीं करते जिसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग असल में इसी मशीनरी का एक ग्लिच है। जब लूप ठीक से काम करता है तो बुद्धि विश्लेषण करती है और एक ठोस आइडिया बाहर निकालती है। लेकिन जब संस्कार बहुत हावी होते हैं तो लूप बस गोल गोल घूमता रहता है ना? ऊर्जा खर्च होती है पर कोई फैसला नहीं हो पाता। बिल्कुल। लेकिन जब ये लूप सही से काम करता है तो ये हमें तर्कहीन प्रतिक्रियाओं से बचाता है। बुद्धि का काम ही इस बिखरी हुई चेतना को दिशा देना है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब बुद्धि अंततः उस संघर्ष को खत्म कर लेती है और विचारों को एक स्पष्ट आइडिया में ढाल लेती है, तो उसे दुनिया के सामने कैसे लाया जाए? यहीं पर भौतिक पुल की भूमिका आती है। द फिजिकल ब्रिज एक भौतिक अंग है जो बुद्धि के आदेशों को निष्पादित करता है। मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क ही सब कुछ है। आधुनिक विज्ञान तो यही कहता है, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि मस्तिष्क तो बस एक कंप्यूटर मॉनिटर की तरह है, जबकि असली कोडिंग बुद्धि कर रही है। हाँ, बिल्कुल। अगर मस्तिष्क सिर्फ एक हार्डवेयर है जो आदेश मान रहा है,
तो क्या हम आज तक मस्तिष्क को बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे थे? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये आधुनिक सोच को पूरी तरह बदल सकता है। हम सिर्फ जैविक मशीनें नहीं हैं जो रसायनों के प्रभाव में बेतरतीब ढंग से काम कर रही हैं। हम चेतना से संचालित होने वाले प्राणी हैं, जो मस्तिष्क के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, मस्तिष्क के माध्यम से ये आदेश शब्दों, चित्रों, भाषण और कार्यों में बदल जाते हैं। और स्रोत बताता है कि इन विचारों का उद्देश्य क्या है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। 5 उद्देश्य कौन कौन से? पहला है व्याख्या करना, यानी जो हमारे संवेदी अनुभव है उनको समझना। ठीक है। दूसरा है निर्णय लेना, मन और बुद्धि के लूप से जो विकल्प निकले हैं उनमें से चुनना। तीसरा है हल करना, बुद्धि के माध्यम से समस्याओं का विश्लेषण करना। और चौथा है योजना बनाना, यानी संस्कारों के आधार पर भविष्य के कार्यों की संरचना करना। और पांचवा है व्यक्त करना, अपनी आंतरिक स्थिति को दुनिया के सामने लाना। मतलब अगर मैं सुबह उठ के ये भी तय कर रहा हूँ कि मुझे चाय पीनी है या कॉफी, तो ये पूरी मशीनरी काम कर रही है। गंध की व्याख्या करना, चाय कॉफी में निर्णय लेना, दूध नहीं है तो समस्या हल करना, सब कुछ। एकदम सही। हम बाहर की दुनिया में कुछ व्याख्या करने, निर्णय लेने या हल करने के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। तो हमने विचार किया, निर्णय लिया और कार्य कर दिया। क्या कहानी यहीं खत्म कर जाती है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू होती है। द रिटर्न जर्नी। स्रोत हमें एक अंतिम और बहुत ही आश्चर्यजनक यात्रा की ओर ले जाता है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक तरफा नहीं है। नहीं, एक समायोजन लूप है। एडजस्टमेंट लूप। हाँ, जो हमारी अभिव्यक्तियों से, यानी हमारे शब्दों और कार्यों से वापस बुद्धि की ओर जाता है। इसका मतलब है कि हमारे आगे के विश्लेषण को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि विचारों के प्रवाह की अंतिम दिशा अपने उद्गम की ओर लौटने की होती है। उद्गम की ओर? हाँ, अनुभूति या रियलाइजेशन की अवस्था। ये जटिल और शोर शराबे वाली अभिव्यक्ति से वापस मौन और अभिव्यक्तिहीनता की शांत स्थिति में लौटने की यात्रा है। अरे ये तो बहुत ही विरोधाभासी है। मैं इसे एक फेंके गए पत्थर की तरह देखता हूं। जब आप पत्थर पानी में फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, शोर होता है जो हमारी अभिव्यक्ति है, पर अंततः पानी को वापस शांत ही होना है। बिल्कुल सही उपमा है। पर विरोधाभास देखिए, हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुद को व्यक्त करने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, जबकि स्रोत के अनुसार हमारे ही विचारों का अंतिम लक्ष्य वापस अभिव्यक्तिहीनता में जाना है। मैं समझ सकती हूं कि ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसे शांत स्वर में सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमारे भीतर कोई इच्छा उठती है तो वो एक तनाव पैदा करती है। एक बेचैनी। हाँ, और हम उस कार्य को पूरा करके या बोलकर उस तनाव को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सभी जटिल कार्य और विचार वास्तव में उस तनाव को खर्च करने की प्रक्रिया है, ताकि हम वापस शांत हो सकें। बिल्कुल। हमारे सभी कार्य अंततः हमें शांति और उस मूल शुद्ध चेतना की ओर ले जाने का ही प्रयास कर रहे हैं जहां से वे शुरू हुए थे। मतलब ये पूरा शोर शराबा सिर्फ इसलिए है ताकि हम वापस मौन में जा सकें। अद्भुत। यही विचारों का परम चक्र है। तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक शांत चेतना संस्कारों और बाहरी दुनिया से टकराकर मन के लूप में फंसी, फिर वो बुद्धि के विश्लेषणात्मक फिल्टर से गुजरी। हाँ, और एक आइडिया बनकर मस्तिष्क के हार्डवेयर द्वारा शब्दों और कार्यों में बदली, और अंततः ये पूरी यात्रा वापस उसी शांति की ओर लौट गई। एक पूरा चक्र पूरा हो गया। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर हमारे विचारों का अंतिम गंतव्य अभिव्यक्ति के इस भारी शोर से वापस मौन की ओर लौटना ही थे, तो क्या हमें खुद को लगातार साबित करने या व्यक्त करने की इस अंधी होड़ को कभी कभी छोड़ नहीं देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। क्या हमें कभी कभी सिर्फ शांत बैठकर उस मूल शुद्ध चेतना का अनुभव नहीं करना चाहिए? अगली बार जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हों या ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हों तो खुद से पूछें, क्या ये विचार मुझे शांति की ओर ले जा रहे हैं या सिर्फ मेरे दिमाग के उस चौराहे पर शोर बढ़ा रहे हैं?